चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू। ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू, चचा कॉम्प्रोमाइज्ड। वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। अब ये चचा कॉम्प्रोमाइज की पूरी कच्ची चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी है, कच्ची चिट्ठी। मैं प्रयास करता हूं कि एक एक करके इस विषय को रखूंगा और आप सब भी देखेंगे। और ये चचा कॉम्प्रोमाइज्ड की जो गलतियां थी, ये कोई नीतिगत गलतियां अनइंटेंशनली उनसे हो गई थी, ऐसा नहीं है। ये गलतियां सोच समझ करके, जानबूझ करके किया गया था ताकि देश कॉम्प्रोमाइज्ड हो। मैं पहला आरोप जो मीडिया के समक्ष और मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूं चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के बारे में, वह है कि चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के सचिवालय में, नेहरू के सचिवालय में CIA का इतना पैठ था कि उनके जो विशेष सहायक या विशेष सचिव थे, जिनका नाम M.O. मथाई था, M.O. मथाई को अमेरिकी एजेंट के नाम से बुलाया जाता था। और 60 के दशक में, 1960 के दशक में KGB, जो रशिया की एजेंसी है, KGB के एजेंसीज के एजेंट भी चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के ऑफिस में मौजूद थे। तो चाहे वो M.O. मथाई हो, चाहे KGB के एजेंट्स हो, CIA और KGB का दबदबा चचा नेहरू के ऑफिस पे था। और in the 60s and 70s it used to be said, in fact it used to be said about Nehru's regime that any document that the foreign dispensation needed was readily available for US and for Russia. That was the situation, grim situation I would say, and that was the compromise that Nehru did with the security of this country. सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी खोखली क्यों बनाई गई कि गुप्त दस्तावेज देश के विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता था। दूसरा विषय है क्षेत्रीय समर्पण का। ये जो चाचा कॉम्प्रोमाइज थे, चाचा कॉम्प्रोमाइज ने भारत के नक्शे के ऊपर जब मन किया, मानो अपने स्केच पेन से ही उन्होंने आंक दिया कि ये पोर्शन पाकिस्तान को दे देंगे, ये पोर्शन चीन को दे देंगे। ही यूज्ड द स्केच पेन to in fact cut off parts of India, dismember India and hand it over to foreign dispensations like Pakistan and China. तिब्बत और अक्सई चीन की कहानी तो आप जानते ही हैं। 1954 में पंचशील समझौता होता है और पंचशील समझौते के जरिए नेहरू ने तिब्बत को चीन को गिफ्ट में दिया। आप सोच के देखिए, पंचशील के समझौते में चाचा नेहरू ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, चाचा कॉम्प्रोमाइज ने इस प्रकार काम किया देश के अहित में कि उन्होंने तिब्बत को चाइना को गिफ्ट में दे दिया। और 1951 से चीन, अक्षय चीन में, इसको आज हम अक्षय चीन कहते हैं, वहां सड़क बना रही थी। यह नेहरू जी को भी मालूम था कि वहां सड़क बन रहा है। और जो उस समय के तत्कालीन IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे BN मुलिक ने बड़े स्पष्टता के साथ नेहरू जी और नेहरू के कैबिनेट को सचेतित किया था, उन्हें बताया था कि चीन अक्षय चीन में रास्ता बना रही है और इसका कहीं ना कहीं संज्ञान में भारतवर्ष को इसको लेना चाहिए। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1951 में यह सब कुछ बताया गया, मगर 1959 तक नेहरू जी ने इस विषय को छुपा के रखा और यहां तक छुपा के रखा कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा कि यह सब बातें अफवाहें हैं, चाइना इज नॉट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट, चाइना ये नहीं कर रही है। चाइना को बचाने की जो कोशिश थी वह नेहरू जी कर रहे थे। 1962 आप जानते ही हैं उस समय कितना बड़ा रणनीतिक फेल्योर हुआ था। 1962 में बिना सैन्य परामर्श के,
बिना किसी रसद के और फॉरवर्ड पॉलिसी को मानते हुए जिस प्रकार से हमारे आर्मी को बिना यूनिफॉर्म, बिना जूते, कैनवस शूज पहना करके बॉर्डर में धकेला गया, और वह भी बड़े आश्चर्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये जो आत्मघाती निर्णय था उसको हेड नेहरू जी के ही रिश्तेदार कर रहे थे। जो हायरार्कियल लाइन होती है आर्मी की, उसको तोड़ करके जिस प्रकार से चेन ऑफ कमांड को दरकिनार करके अनुभवी योद्धाओं को छोड़ करके जनरल B.M. कौल को कमान सौंपा गया, जो उनके खुद के रिश्तेदार थे। और उसके बाद 1962 में क्या हुआ, क्या हश्र हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, यह भी हम जानते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति के कारण। See, as far as the Congress party is concerned, anything good that happens to the Indian Prime Minister, anything good that happens to India is a bad news for them. We had seen yesterday, and it was a matter of pride for the whole of the country, when our Prime Minister Shri Narendra Modi goes to the Knesset. I think it is pronounced Knesset in Israel, and he addresses the Knesset, and he gets a standing ovation. And in fact, we have people there, their senators and their member of parliaments, Knesset, saying Modi, Modi, Modi. Did we teach them that? No. It was a spontaneous reaction. It was the love of people of Israel for the representative of 140 crore people in India. It was the love of people of Israel for Prime Minister Narendra Modi. The chemistry between Mr. Netanyahu and Prime Minister Narendra Modi is quite evident. And it's evident that when this is the chemistry between two nations, Congress would be unhappy. Let them be unhappy. जो दुखी हैं उनको दुखी रहने दिया जाए, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम करने के लिए हम प्रोत्साहित करें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। Look at Mr. Modi, he has got the topmost civilian award from both the countries that you mentioned. Rare are these achievements when a person gets the highest civilian award from both the countries that are being discussed today. 30 देशों से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हुए प्रधानमंत्री के लिए इन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, और दुखी, वो दुखी किसी और के लिए नहीं है, वो दुखी है कि हम सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे हैं। उनको बस सिंहासन चाहिए। राहुल बाबा को लग रहा है कि उम्र अब होते जा रही है, अब मुझे सिंहासन चाहिए, नहीं मिलेगी।